सभी को मेरा हाय और नमस्कार। स्टडी रूम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी सहायक क्रियाएं। दोस्तों, हम क्रिया के बारे में तो पढ़ चुके हैं, अब ये ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है चलिए आज देखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स इन अ सेंटेंस, यानी सहायक क्रियाएं हम उन क्रियाओं को कहते हैं जो मुख्य क्रिया की मदद करता है एक वाक्य में। और यह क्रिया जो होती है सहायक क्रिया हमारी मेन वाक्य जो हमारा है उसे और अच्छा बनाती है और बेहतर बनाने में मदद करती है। जो हमारी सहायक क्रियाएं होती है ना दोस्तों, वो हमेशा हमें जो क्रिया है उसकी अवस्था के बारे में कुछ बताता है, या वाक्य में जो भी हो रहा है वाक्य में होने की अवस्था को दर्शाता है। तो आज ऐसे 3 क्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। 3 सहायक क्रियाएं हैं, एक है टू बी, दूसरा है टू डू एंड तीसरा है टू हैव। तो चलिए इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे उदाहरणों के साथ, ताकि हमें ये अच्छे से समझ आ जाए। टू बी जो है दोस्तों वो एक ऑक्सिलरी वर्ब है, पर हमने इसे मुख्य वर्ब के रूप में भी यानी मुख्य क्रिया के रूप में भी पढ़ा था। पर जब एक वाक्य में कोई और क्रिया मुख्य क्रिया होती है तो ये जो टू बी है ना, उसका अलग अलग वर्ब फॉर्म होता है, यानी वर्ब का रूप, क्रिया का रूप होता है जो ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, तो हमने टू बी के बारे में पास्ट टेंस यानी भूतकाल, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान और भविष्य काल में भी पढ़ा था। किस तरीके से वो चेंज करता है ना, किस तरीके से वो बदलता है अपना रूप, ताकि एक वाक्य में वो ठीक से ढल पाए। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वो करता है वही काम, पर वाक्यों में कोई और मुख्य क्रिया हो सकती है, पर टू बी जो है ना वो एक सहायक क्रिया के रूप में काम करेगी, ताकि ये दर्शा पाए कि अवस्था क्या है उस क्रिया की, या उस वाक्य में होने की अवस्था क्या है। ठीक है, तो चलिए उदाहरणों के साथ हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहला वाक्य यहाँ दिया गया है, आई एम ईटिंग। आई एम ईटिंग, इसका अर्थ क्या हुआ? मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। यहाँ पे ईटिंग जो है ना ये क्या है? खाना एक कार्य है, तो ये मुख्य वर्ब हो गया ना, ये मेन वर्ब हो गया। खाना एक कार्य, और वही होने की अवस्था कौन दर्शा रहा है, खाने की अवस्था कौन दर्शा रहा है? ये जो शब्द है एम। एम क्या हो गया यहाँ पे? एम टू बी का एक वर्ब फॉर्म है, एक रूप है ना, क्रिया का एक रूप है उसका। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे? ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। उसी तरीके से दूसरा वाक्य है, दे आर ईटिंग। दे आर ईटिंग, तो यहाँ पे ईटिंग जो है फिर से मुख्य क्रिया है। क्यों? क्योंकि खाना एक कार्य है। और वही आर जो है, यहाँ पे आर जो शब्द है वो यह दर्शा रहा है कि खाना खाया जा रहा है ना, वे खाना खा रहे, उसे दर्शा रहा है ये। तो ये हेल्प कर रहा है, किसकी? मुख्य क्रिया की मदद कर रहा है ये हो गया हमारा सहायक क्रिया। इसलिए उसी तरीके से यहाँ लिखा गया है, इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग। रेनिंग इसका अर्थ क्या है? बारिश हो रही है। रेनिंग जो है बारिश होना एक कार्य है यहाँ पे, इसलिए ये मुख्य क्रिया बन गया, मेन वर्ब। उसी तरीके से ये इट के साथ हम जो इज लगाते हैं, सर्वनाम के साथ इट जो सर्वनाम है उसके साथ इज लगता है, ये इज क्या हो गया? हमारा सहायक क्रिया है। क्यों? ये होने की अवस्था को दर्शा रहा है, बारिश होने की अवस्था को दर्शा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से इट विल रेन। इट विल रेन, इसका अर्थ है बारिश होगी, अभी तक हुई नहीं है, होगी। ये जो विल है ये भविष्य काल है, और ये दर्शा रहा है कि बारिश होगी, उसकी अवस्था दर्शा रहा है, अभी तक हुई नहीं है, होगी, इससे हमें ये पता चल रहा है। इसलिए यहाँ पे रेन जो है हमारा मुख्य क्रिया है, एक कार्य है ये। और वही विल जो है इट के साथ लगता है भविष्य काल में, वो बन गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। अगला वाक्य है, वी वर ईटिंग। वी वर ईटिंग, इसका अर्थ है हम खा रहे थे। तो यहाँ पे जो वी है सर्वनाम, उसके साथ वर लगा है। वर हमें क्या दर्शा रहा है? कि ये कार्य हो चुका, होने की अवस्था जो दर्शा रहा है वो हमें, वर जो शब्द है पास्ट टेंस बता रहा है, भूतकाल है, ये दर्शा रहा है कि ये हो चुका, खाने का कार्य हो चुका है। खाना अगर एक कार्य है तो ये क्या बन गया? मुख्य वर्ब। और वही वर क्या हो जाता है हमारा? ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। अब हम टू डू की ओर आते हैं।
टू डू एक और ऑक्सिलरी वर्ब है यानी सहायक क्रिया है, और इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? अगर प्रेजेंट टेंस हो यानी वर्तमान काल हो, तो वर्तमान काल में हम सर्वनाम के साथ या तो डू लगाते हैं जिसका अर्थ है करते हैं, और वही डज भी लगाते हैं सर्वनाम के साथ। सर्वनाम के ऊपर निर्धारित है कि डू लगेगा या डज लगेगा, ठीक है। तो डज का अर्थ है करता है, डू का अर्थ है करते हैं। यहाँ पे मैं लिख के दे देती है कौन से सर्वनाम के साथ डू लगेगा और कौन से सर्वनाम के साथ डज लगेगा। वर्तमान काल के लिए यह उपलब्ध है, ये किस पे निर्धारित है? सर्वनाम पे। यहाँ पे मैं लिख के दे देती हूँ आपकी आसानी के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि किस सर्वनाम के साथ क्या लगाते हैं हम लोग। आई, यू, वी एंड दे, इसके साथ क्या लगेगा? डू। और वही डज जो है ही, शी एंड इट के साथ लगता है, ठीक है। ही, शी और इट के साथ क्या लगता है? डज। और वही आई, यू, वी एंड दे के साथ लगता है डू। ये याद रखिएगा दोस्तों, आपको वाक्य बनाने में बहुत आसानी होगी। वही भूतकाल जब हो तो कोई भी सर्वनाम क्यों ना आ जाए, सबके साथ डिड लगता है। डिड का अर्थ है किया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, इससे आप वाक्य बना सकेंगे, आपको आसानी होगी अगर ये याद रखेंगे तो। अब वाक्यों के उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है सबसे पहला वाक्य, आई डू नॉट लाइक स्वीट्स। आई डू नॉट लाइक स्वीट्स। यहाँ पे इसका अर्थ है मुझे मिठाई पसंद नहीं, मुझे मिठाई पसंद नहीं है। तो यहाँ पे लाइक जो है पसंद करना एक कार्य है, तो ये क्या हुआ? मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। और वही डू जो है ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्सिलरी वर्ब। क्यों? क्योंकि यह पसंद करने की या ना करने की अवस्था को दर्शा रहा है, ठीक है। पसंद करने या ना करने की अवस्था को दर्शा रहा है। उसी तरीके से अगला वाक्य है, शी डज नॉट लाइक स्वीट्स। शी डज नॉट लाइक स्वीट्स। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ है उसे मिठाई पसंद नहीं है। तो यहाँ पे लाइक जो है, फिर से पसंद करना या ना करना जो है वो क्या है? कार्य है, तो ये हो गया मेन वर्ब। उसी तरीके से यहाँ डज लगा, शी के साथ डज लगा, जैसे मैंने आपको बताया था ही, शी और इट के साथ क्या लगता है? डज। तो यहाँ पे ये क्या दर्शा रहा है? पसंद करने या ना करने की स्थिति को दर्शा रहा है, इसलिए यह मुख्य क्रिया की मदद कर रहा है। ये बन गया हमारा सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब। उसी तरीके से तीसरा वाक्य देखिए यहाँ पे, ही डिड नॉट लाइक स्वीट्स। ही डिड नॉट लाइक स्वीट्स। इसका अर्थ हो गया उसे मिठाई पसंद नहीं थी, उसे मिठाई पसंद नहीं थी। ये क्या है? पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पे डिड लगा है, ठीक है। हो सकता है उसे अभी मिठाई पसंद हो, क्या मालूम, पर ये पास्ट टेंस है। डिड जो शब्द है यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि यह भूतकाल में हुआ है ना। लाइक जो है हमारा मुख्य क्रिया बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये हमारा पसंद करना या ना करना एक कार्य हो गया। और वही ये जो डिड शब्द है वो क्या बन जाएगा हमारा? ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि यह पसंद करने या ना करने की स्थिति को दर्शा रहा है। वैसे ही अगला वाक्य है, इट डिड नॉट रेन। इट डिड नॉट रेन। इसका अर्थ है बारिश नहीं हुई। तो रेन यहाँ पे क्या है? मुख्य वर्ब है। क्यों है? क्योंकि बारिश होना एक कार्य हो गया। फिर उसी तरीके से डिड जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। क्यों बन जाएगा ये? क्योंकि बारिश नहीं हुई, नहीं होने की स्थिति को दर्शा रहा है ये, और ये भूतकाल है, इसलिए यहाँ पे डिड लगा है इट के साथ। तो ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि यह हमारी मुख्य क्रिया को हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है ये समझाने में कि बारिश नहीं हुई। इट डज नॉट लुक बैड। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ हुआ यह बुरा नहीं लग रहा है, यह बुरा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे लुक जो है, लगना, ये क्या हो गया? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। क्यों? क्योंकि यह एक कार्य बन गया। उसी तरीके से यहाँ पे इट डज लिखा है।
सर्वनाम के साथ डज लगता है, इट के साथ। यहाँ डज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। क्यों है? ये सहायक क्रिया इसलिए है क्योंकि यह यहाँ पे बुरा नहीं लगने की जो अवस्था है उसे दर्शा रहा है, हमारी मुख्य क्रिया की मदद कर रहा है। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे टू डू का वर्ब फॉर्म लग गया, यानी क्रिया का रूप लग गया यहाँ पे डज। अब हम आगे बढ़ते हैं टू हैव की ओर। टू हैव भी एक सहायक क्रिया है, तो इसे हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? इसे हम कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर वर्तमान काल में हो तो हमारे सर्वनाम के साथ लगता है हैव। ठीक है, और वही इसका एक और फॉर्म है, इसका एक और रूप है इस वर्ब का यानी क्रिया का। इसका एक और रूप है हैज। ठीक है, अगर प्रेजेंट टेंस हो यानी वर्तमान काल हो तो सर्वनाम के साथ हैव भी लग सकता है और हैज भी लग सकता है। सर्वनाम के ऊपर निर्धारित है कि हैव लगेगा या हैज लगेगा। ये क्या है? कुछ, किसी के पास कुछ होने की अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, हैव का अर्थ है और हैज का भी अर्थ है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन से सर्वनाम के साथ क्या लगेगा, आपको आसानी होगी इससे वाक्य बनाने में। आई, यू, वी एंड दे, ये जो चार है इनके साथ लगेगा हैव, और वही ही, शी और इट के साथ लगेगा हैज। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों, आपको बहुत आसानी होगी वाक्यों को बनाने में। अब देखते हैं भूतकाल में क्या होगा। भूतकाल में कोई भी सर्वनाम क्यों ना आ जाए उसके साथ हैड लगता है। हैड का अर्थ है था, किसी के पास कुछ होने की अवस्था को दर्शा रहा है, यानी था का मतलब उसके पास था, अब नहीं रहा, है ना। तो उसी तरीके से अगर कोई भी सर्वनाम आए भूतकाल में हो तो भूतकाल में अगर वाक्य होगा तो हैड लगेगा। ठीक है, अब वाक्यों के उदाहरण देखते हैं, इससे थोड़ी और अच्छी तरीके से समझ में आएगी हमें ये। सबसे पहला वाक्य है आई हैव बॉट 3 शर्ट्स। आई हैव बॉट 3 शर्ट्स। बॉट क्या हो गया यहाँ पे वाक्य का अर्थ है मैंने 3 शर्ट खरीदा है। खरीदारी करना एक कार्य है, ये हो गया हमारा मुख्य वर्ब, है ना। उसी तरीके से आई के साथ यहाँ हैव लगा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था आई, यू, वी और दे चारों के साथ हम लगाते हैं हैव। तो यहाँ पे आई हैव, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है हैव। क्यों? क्योंकि यह खरीदने की स्थिति, खरीदने की अवस्था को दर्शाया है, इसने शर्ट के होने की अवस्था को दर्शाया है। ठीक है, तो उसी तरीके से दूसरा वाक्य है डू यू हैव सम टाइम। डू यू हैव सम टाइम, इसका अर्थ क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? तो यहाँ पे डू जो है हमारा मुख्य क्रिया है, इसका अर्थ क्या है? डू का अर्थ है करना, होना, है ना, करना हो गया इसका अर्थ। तो यहाँ पे ये मुख्य क्रिया बन गया, और वही हैव जो है हमारा, हैव क्या है? होने की स्थिति को दर्शा रहा है, इसलिए ये ऑक्सिलरी वर्ब बन गया। क्या बन गया? ये बन गया हमारा सहायक क्रिया। ये क्या है? समय होने की स्थिति को दर्शा रहा है, समय होने की या ना होने की अवस्था को दर्शा रहा है, इसलिए ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। तीसरा वाक्य वही यहाँ पे है शी हैज फाउंड द सोल्यूशन। शी हैज फाउंड द सोल्यूशन, इसका अर्थ है उसे समाधान मिल गया है। तो यहाँ पे फाउंड जो है मिलने की कार्य को दर्शा रहा है। फाउंड जो है मिल गया, इसका अर्थ क्या है? फाउंड मतलब मिल जाना, ये कार्य है, ये हो गया हमारा मेन वर्ब। उसी तरीके से हैज जो है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये हमें मिलने की जो स्थिति है उसे दर्शा रहा है, इस क्रिया को यह मदद कर रहा है ये दर्शाने में कि उसे जो समाधान है वो मिल गया है। ठीक है, इसलिए ये क्या हुआ? ऑक्सिलरी वर्ब। उसी तरीके से दे हैव गॉन बैक होम। दे हैव गॉन बैक होम, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ वे घर वापस चले गए हैं। यहाँ पे गॉन क्या है? जाना एक कार्य है, इसलिए ये क्या हुआ? हमारा मुख्य क्रिया बन गया।
और वही दे के साथ यहाँ पे हमने हैव लगाया, हमेशा हैव लगता है दे के साथ। ये क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। क्यों बन गया ये? क्योंकि यह जाने की जो स्थिति है उसे दर्शा रहा है, और ये जो जाने वाला क्रिया है, जाने का जो क्रिया है मतलब मुख्य क्रिया, उसकी मदद कर रहा है ये दर्शाने में कि वे लोग घर चले गए हैं, है ना, उस स्थिति को दर्शा रहा है। इसलिए ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। उसी तरीके से आखिरी वाक्य यहाँ देखते हैं, आई हैड ईटन। आई हैड ईटन इसका अर्थ है मैंने खा लिया था। तो यहाँ पे ईटन जो है, खाना खाना एक कार्य है, मुख्य वर्ब बन गया, है ना, मुख्य क्रिया। उसी तरीके से ये जो हैड है ये क्या है? भूतकाल को दर्शा रहा है। आई या कोई भी और सर्वनाम यहाँ लगा होता तो हैड लगेगा। क्यों? क्योंकि सारे सर्वनामों के साथ अगर भूतकाल में हो वो चीज तो हैड लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हैड लग गया। ये क्या बन गया हमारा? ऑक्सिलरी वर्ब। क्यों? क्योंकि ये होने की स्थिति को दर्शा रहा है, खाने की स्थिति को दर्शा रहा है ना, खा लिए होने की स्थिति को दर्शाएगा ये। तो यहाँ पे हो गया ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो दोस्तों इसी के साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में सीख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे आज की शब्दावली की ओर। आज के हमारे 5 नए शब्द यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहला है लाफ, LAUGH, लाफ। लाफ का अर्थ है हंसना। इससे हम क्या वाक्य बना सकते हैं? हम कह सकते हैं ही इज लाफिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया इसका अर्थ? उसका अर्थ है वह हंस रहा है। तो ये जो LAUGH है लाफ, उसके साथ अगर ING लगाते हैं तो ये किसका आभास कराता है हमें? एक निरंतर काल का। तो लाफिंग क्या हो गया? निरंतर काल। और क्योंकि ही इज लाफिंग लगाया है हमने, यानी वह हंस रहा है, हंस रहा था नहीं, हंस रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। ये याद रखिएगा दोस्तों, वाक्य बनाने के लिए ये सारी चीजें आपको याद रखनी जरूरी है। उसी तरीके से दूसरा शब्द है हमारा यूज, USE, यूज। इससे अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है इस्तेमाल करना। इससे हम क्या वाक्य बना सकते हैं? हम कह सकते हैं कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन। इसका अर्थ है क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसी तरीके से तीसरा शब्द है कैच, CATCH, कैच। कैच का अर्थ है पकड़ना। इससे हम क्या वाक्य बना सकते हैं? हम कह सकते हैं डिड यू कैच द थीफ, डिड यू कैच द थीफ। इसका अर्थ है क्या तुमने चोर को पकड़ा। उसी तरीके से चौथा शब्द देखते हैं SYMBOL, सिंबल। सिंबल, सिंबल का अर्थ है चिन्ह। इससे हम क्या वाक्य कह सकते हैं? हम कह सकते हैं White is the symbol of peace, White is the symbol of peace। इसका अर्थ है सफेद शांति का चिन्ह है। सफेद यानी सफेद रंग शांति का चिन्ह है। पांचवा शब्द है आज का फिस्ट, FIST, फिस्ट। इसका अर्थ है मुट्ठी। इससे हम क्या वाक्य बना सकते हैं? हम कह सकते हैं His fist is injured, His fist is injured। अर्थ हो गया उसे मुट्ठी में चोट आई है या उसकी मुट्ठी में चोट है। तो ये हो गए हमारे आज के 5 नए शब्द। अब हम आज के 5 नए वाक्यों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला है I am going to watch TV, I am going to watch TV। इसका अर्थ हो गया मैं टीवी देखने जा रहा हूं, मैं टीवी देखने जा रहा हूं। दूसरा वाक्य है I have been waiting for 2 hours, I have been waiting for 2 hours। इसका अर्थ है मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। तीसरा वाक्य है Are you busy, Are you busy। इसका अर्थ है क्या आप व्यस्त है। ये एक अच्छा तरीका है पूछने का कि आप व्यस्त हो क्या। इसे इंग्लिश में इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है। चौथा वाक्य है Have you been to लखनऊ, Have you been to लखनऊ। इसका अर्थ है क्या आप लखनऊ गए हैं।
उसी तरीके से अगर आपको किसी और स्थान का नाम यहाँ पे ऐड करना है तो आप जोड़ सकते हैं लखनऊ की जगह में। आप पूछ सकते हैं हैव यू बीन टू कोलकाता और हैव यू बीन टू बैंगलोर। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं, जगह का नाम बस हटा दीजिए, आपका वाक्य बन जाएगा। उसी तरीके से आखिरी वाक्य है आज का, माई फोन हैज रन आउट ऑफ बैटरी। माई फोन हैज रन आउट ऑफ बैटरी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। तो दोस्तों ये थे आज के 5 नए वाक्य। अब हम बढ़ेंगे आज के अभ्यास की ओर। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के 5 नए शब्द। हम आज के अभ्यास की ओर अब बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको 5 वाक्य दिए गए हैं। इन पांचों वाक्यों में आपको क्या करना है? आपको मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को पहचानना है। ठीक है, तो पहला वाला मैं आपके लिए कर दूंगी, आपको करके बताऊंगी, और बाकी चारों को आपको खुद प्रयास करना है। अभ्यास ज़रूर कीजिएगा, इससे आपकी समझ मजबूत हो जाएगी इस टॉपिक में, इस विषय में। तो सबसे पहला देखते हैं, आई एम स्विमिंग दीज डेज। आई एम स्विमिंग दीज डेज। इसका अर्थ हो गया मैं आजकल तैरता हूँ। मैं आजकल तैरता हूँ। यहाँ पे हमारा मुख्य क्रिया क्या है? तैरना एक कार्य है ना? तो ये हो गया हमारा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। और उसी तरीके से एम जो है टू बी का एक वर्ब फॉर्म है, यानी क्रिया का रूप है टू बी का। तो ये एम क्या हो गया? यहाँ पे जो स्विम करने की यानी तैरने की स्थिति को दर्शा रहा है, इसलिए ये अवस्था को दर्शा रहा है। दर्शाते हुए ये जो स्विमिंग है ये मुख्य क्रिया की मदद कर रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब। उसी तरीके से दूसरा यहाँ पे देखते हैं क्या है वाक्य। ये आपको खुद करना होगा, यहाँ से 4 जो दिए गए हैं। आई डू नॉट लाइक दिस कलर। आई डू नॉट लाइक दिस कलर। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है मुझे यह रंग पसंद नहीं है। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि कौन सा शब्द ऑक्सिलरी है और कौन सा मुख्य है। ठीक है, उसी तरीके से तीसरा वाक्य है यहाँ पे, शी वॉज रनिंग वेरी फास्ट। शी वॉज रनिंग वेरी फास्ट। इसका अर्थ क्या हुआ? वह बहुत तेज दौड़ रही थी। वह बहुत तेज दौड़ रही थी। चौथा वाक्य है, दे विल गो टू द मीटिंग। दे विल गो टू द मीटिंग। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वे मीटिंग में जाएंगे। पांचवा वाक्य है, she did not finish the race. She did not finish the race. इसका अर्थ है उसने दौड़ को खत्म नहीं किया। उसने दौड़ को खत्म नहीं किया। तो ये हो गए 5 वाक्य। पहला वाला मैंने करके बता दिया है। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें का प्रयास आपको खुद करना होगा। मुख्य क्रिया कौन सा है, सहायक क्रिया कौन सा है, इससे आपको बहुत मदद होगी दोस्तों। ज़रूर कीजिएगा इस अभ्यास को। और इसी अभ्यास के साथ आज हम टेंसेस एंड वर्ब्स पार्ट के अंत में आ गए हैं। अब हम अगले वीडियो में एक नया पार्ट शुरू करेंगे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 2 यानी भाषा के भेद भाग 2।